हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं हमारा आखिरी लेक्चर। सर आखिरी लेक्चर? हाँ, आखिरी लेक्चर इस चैप्टर का। और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। वैसे तो चैप्टर में आपको बताऊं कि कंप्लीट हमारा पहले ही हो गया था, लेकिन लेकिन हमें इसके क्वेश्चंस करने थे। तो मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लेंगे लेक्चर नंबर 11। और आज ये लेक्चर में ये पूरा चैप्टर विद क्वेश्चंस, विद पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन एक बार आप देख कर आना, पढ़ कर आना। होप सो आप वो क्वेश्चंस पढ़कर आए होंगे, मतलब आपने कर लिए होंगे अपने आप से। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 14 आई थिंक करने के लिए, वो आप कर लोगे क्योंकि इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है। मुझे आपको कराना है क्वेश्चन नंबर 15। आइए जरा मेरे साथ साथ हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बीकॉम में तो जनरली आता ही आता है। आइए मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम। कह रहा है कि टोटल इनकम निकालनी है इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल है जिसकी एज 35 साल है। बता रहा है कि बीइंग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी। अब बताओ, रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी है। फिर दूसरा कह रहा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। यानी आपसे वो ये जानना चाहता है कि ये जो गिवन इनकम्स हैं, जो ये गिवन इनकम है, टैक्सेबल होगी अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुआ, या फिर वो क्या हुआ, नॉन रेजिडेंट। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूमिंग दैट ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग। ठीक है, इस लाइन का हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हम बाद में सीखेंगे। ये सेक्शन 115 बीएसी जो है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर यहां पे बात हो रही है कि अगर वो पर्सन ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो क्या होता है सर। देखिए सिंपल बात है, ऑर्डिनरी वाला जो है उसको तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होती है। लेकिन सर जो नॉट ऑर्डिनरी वाला है उसको फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, सिर्फ एक इनकम फॉरेन की टैक्सेबल होती है उसकी, जो कि बिजनेस कनेक्शन विद इंडिया है। और नॉन रेजिडेंट जो है सर, उसको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। तो यानी कि हमारी टैक्सेबिलिटी जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है सर। एक डिपेंड करता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन, और दूसरी चीज है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वेदर द इनकम इज इंडियन इनकम और इट इज फॉरेन इनकम। ठीक है, चलिए। तो सर यहां पे उसने बहुत सारी हमें इनकम्स दे रखी हैं। सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट बना लेता हूं, आइए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताना कि जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, क्या वो समझ आए या नहीं आए आपको। और अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। तो सर अगर हम इसको मानते हैं, क्या एक तो हम इसको मानेंगे नॉन रेजिडेंट, दूसरा सर हम इसको मानेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, तीसरा हम इसको मानेंगे रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी, और एक और कॉलम बनाएंगे कि ये इनकम कौन सी है, क्या इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो इसको थोड़ा बड़ा बना लेना आप। टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है सर? असेसमेंट ईयर है 25-26। ठीक है, चलो। तो यहां पे मैं लिखूंगा सर टाइप ऑफ इनकम, कौन सी इनकम है। फिर अगर वो रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी वाला है। फिर सेकंड में सर अगर वो रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी वाला है। और तीसरे में कि अगर वो क्या है सर, नॉन रेजिडेंट। क्या है सर वो? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, चलिए आइए जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक एक इनकम की बात करेंगे। सर देखिए, उसने सबसे पहले हमसे ये कहा, देखिए सबसे पहले, अच्छा इसका जो पीडीएफ है मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स। बताओ, बॉन्ड्स बॉन्ड्स मतलब डिबेंचर की बात हो रही है, उस पे ब्याज मिला। कहां के डिबेंचर है सर? ये डिबेंचर या बॉन्ड है यूके के, यानी इंडिया से बाहर की इनकम है, इंडिया से बाहर की इनकम है। कह रहा है 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन इंडिया। ओहो, इंटरेस्ट का 50% जो है, यानी 10,000 मिले हैं,
जिसमें से 50% यानी 5,000 इंडिया में रिसीव हो गए। तो सर हमने ये पढ़ा था कि देखिए, पहली चीज तो अगर मैं इसके दो हिस्से करूं, मैं इसके दो हिस्से करूं, एक तो जो 50% इंडिया में रिसीव हुआ 5,000, तो हमने ये पढ़ा था सर, अगर कोई भी इनकम कहीं की भी हो, लेकिन अगर वो इंडिया में रिसीव हो गई, लेकिन अगर वो इंडिया में रिसीव हो गई, सर रिसीव का मतलब होता है फर्स्ट रिसिप्ट। जब पेयर, जो रिसीवर है, उसको पहली बार पैसा पे करेगा, द फर्स्ट रिसिप्ट, इफ द फर्स्ट रिसिप्ट इज इन इंडिया, तो फिर ये इनकम इंडियन इनकम हो जाती है और ये सबको टैक्सेबल है। तो इसका मतलब ये 5,000 तो सबको टैक्सेबल है बीइंग इंडियन इनकम। दूसरी बात करते हैं, बाकी 5,000 रुपए, इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। मतलब सिंपल कहना चाहता है कि 5,000 तो इंडिया में रिसीव हुए और 5,000 कहां रिसीव हुए, यूके में। तो मुझे बताओ, क्या ये फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम है? सर, एक 5,000 जो कि इंडिया में रिसीव हुए वो तो इंडियन इनकम है, लेकिन एक 5,000 जो यूके में रिसीव हुए और आए भी कहां से, एक्रू भी कहां से हुए, यूके की कंपनी से हुए या यूके के डिबेंचर से हुए, तो ये हो गई मेरी फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है? सर फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल होती है। अब थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है कि कैसे करना है। अभी मैं आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे आते हैं। चलिए, तो मैं यहां पे अगर सबसे पहले बात करूं, तो मैं लिखूंगा सर सबसे पहले इंटरेस्ट फ्रॉम यूके बॉन्ड्स। अब इसके दो हिस्से हैं सर, 50% जो है वो रिसीव हुआ है इन इंडिया। तो जो 50% इंडिया में रिसीव हुआ सर, एज पर द सेक्शन 5, ठीक है, यहां पे सेक्शन 5 ये कहेगा इंडिया में लग गया, मतलब मिल गया, तो इसका मतलब ये तो हो गई इंडियन इनकम। और बीइंग एन इंडियन इनकम ये सबको टैक्सेबल है, वेदर यू आर रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और इफ इवन इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट, द इनकम दैट यू हैव रिसीव्ड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, अच्छा, बाकी जो 50% है, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, तो बाकी जो 50% इंडिया में रिसीव नहीं हुए, ये हो गए सर हमारी फॉरेन इनकम। और ये फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है सर? ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल होती है। नॉट ऑर्डिनरी वाला और नॉन रेजिडेंट वाले को टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, क्योंकि और नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक इनकम का डिफरेंस है, बिजनेस कनेक्शन वाली। इतना क्लियर है? चलिए, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। देखो उसने बता दिया कि भाई बिजनेस कहां पे है सर? चेन्नई में है। इसका मतलब ये इनकम निकल कहां से रही है, अराइज कहां से हो रही है? सर ये इनकम अराइज हो रही है इंडिया से। कह रहा है 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। सर बेकार की बातें कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, मुझे रिसीव वाले से अब मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये इनकम पूरी की पूरी 20,000 अराइज कहां से हो रही है? सर ये पूरी की पूरी 20,000 अराइज हो रही है इंडिया से, क्योंकि इंडिया का बिजनेस है। तो फिर रिसीव चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, इट डजेंट मैटर, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरे 20,000 रुपए, पूरे 20,000 रुपए इंडियन इनकम है, और बीइंग एन इंडियन इनकम ये सबको टैक्सेबल होंगे। पॉइंट नंबर 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। भैया बिजनेस अगर इंडिया में कर रहे हो तो इनकम कहां से एक्रू हो गई? इंडिया से एक्रू हो गई। अब आप इसको कहीं भी रिसीव करो, तो 50%, 30% कहीं भी रिसीव करो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडियन इनकम है, और बीइंग एन इंडियन इनकम ये सबको टैक्सेबल होगी, ये सबको टैक्सेबल होगी। यहां तक मुझे बताइए, किसी को भी कोई अगर डाउट है तो। चले आगे, इजी है। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए जरा, पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने आपको कैपिटल गेन बता दिया था कि जब भी हम कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, जैसे घर बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, ये सारे हमारे होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अगर एक साल के अंदर अंदर बेचते हो, वैसे इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं अलग अलग, एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म होता है, एक साल के बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, क्या बेचे सर? शेयर्स बेचे। शेयर्स बेचे, शेयर में जनरली 3 साल की लाइफ होती है। शेयर्स बेचे ऑफ इंडियन कंपनी। देखो
कौन सी कंपनी के शेयर बेचे सर? इंडियन कंपनी के शेयर बेचे। रिसीव कहां हो रहा है पैसा? लंदन में। भैया यहां पे मुझे दो बातें देखनी है, मुझे दो बातें देखनी है कि इंडियन इनकम है या नहीं है। कैसे देखूंगा सर? या तो रिसीव हो, अब रिसीव तो नहीं हो रही, या फिर वो अक्रू हो रही हो। और उसने सीधा सीधा लिख दिया, मुझे बताइए, सीधा सीधा उसने लिख दिया इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं, तो अक्रू कहां से हो रही है सर? इंडियन कंपनी के शेयर बेच रहा है, तो कहां से अक्रू हुई? इंडिया से अक्रू हुई। यानी खुद समझो कि अगर कोई भी पर्सन, फॉरेन का कोई पर्सन आता है, इंडिया के शेयर खरीदता है, उसको बेचता है, वहां से प्रॉफिट कमाता है, तो क्या बिना टैक्स दिए चला जाएगा? नहीं सर। उस इनकम को जो उसने इंडिया की कंपनी के शेयर बेचे, जो उसने इंडिया की कंपनी के शेयर बेचे, सर उस पे जो उसको गेन हुआ, वो इंडिया में ही टैक्स होगा, वो इंडिया में ही टैक्स होगा, क्योंकि एक्रू अराइज इन इंडिया हो गया। तो ये हो गया सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एसटीसीजी, फ्रॉम सेल ऑफ इंडियन कंपनी शेयर। तो ये हो गई सर हमारी इंडियन इंडियन इनकम। हाँ, तो सबको टैक्सेबल है कितनी सर? ये हो गए 20,000 रुपए, 20,000 है ना? हाँ 20 है सर, 20,000 रुपए। तो सर इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होती है सर। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, कि दोनों बातें देखनी है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है और टाइप ऑफ इनकम देखनी है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4 में पढ़े जरा। कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। कहां से मिल रहा है सर? ब्रिटिश कंपनी से मिल रहा है। इसका मतलब अक्रू इंडिया से नहीं हो रही, अराइज इंडिया से नहीं हो रही। रिसीव भी कहां हो रही है? लंदन में। रिसीव भी कहां हो रही है? लंदन में। मुझे बताइए, क्या ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? सर ये फॉरेन इनकम है, क्योंकि ना तो रिसीव हो रही है इंडिया में, ना एक्रू हो रही है इंडिया में। इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है। तो लिख देंगे है डिविडेंड फ्रॉम, कौन सी कंपनी है? ब्रिटिश कंपनी। और रिसीव भी कहां हो रही है सर? वहीं रिसीव हो रही है। तो ये हो गई सर मेरी फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है? ऑर्डिनरी वाले को, क्योंकि उसको तो दुनिया जहान की इनकम टैक्सेबल करी जाती है। तो ये 5,000 रुपए इसको टैक्स लगा दिए जाएंगे। ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी वाले को नहीं होंगे, और ना ही नॉन रेजिडेंट को होंगे। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। समझ आ रहा है तो भैया कमेंट करके बता दो मुझे कि हाँ सर समझ आ रहा है, और ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि सर चीज़ें बहुत सारी हैं एक ही चैप्टर में। अभी सैलरी पढ़ेंगे, सैलरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर जीएसटी करना है, जीएसटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सर इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं याद रखना पड़ेगा, याद तो आप रख भी लोगे। बहुत सारी चीज़ें, फालतू की बातें याद रखते हो तो ये भी याद रखोगे, लेकिन इसके लिए आपको बार बार हाँ पढ़ना पड़ेगा। नोट्स बनवा दूंगा बढ़िया से आपके, बस वो नोट्स में से पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए जी पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अब कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मैंने कहा था ना आपको कि कैपिटल गेन एक तो शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, हमने क्या बेचा? प्लांट बेचा। प्लांट मतलब पौधा बेच दिया कोई। नहीं सर, पौधा नहीं, मतलब ये फैक्ट्री की बात कर रहा है कि हमने प्लांट लगाया होगा किसी चीज का, वो बेचा। अच्छा, प्लांट था कहां पे? जर्मनी में। अगर ये प्लांट जर्मनी में था, तो क्या ये इनकम एक्रू जो हो रही है, क्या इंडिया में एक्रू हो रही है? सर नहीं, क्योंकि प्लांट कहां था? जर्मनी में। बिका कहां होगा? जर्मनी में। ठीक है, चाहे इंडिया में भी बिका हो, लेकिन था कहां का? जर्मनी का था सर, जर्मनी का था। तो इनकम निकली कहां से? जर्मनी से निकली। फिर कह रहा है 50% ऑफ गेन रिसीव इन इंडिया। ओहो, ये जो 50% सर इसने इंडिया में रिसीव कर लिए, तो अगर इंडिया में रिसीव हो गए तो इसका भी आधा हिस्सा, यानी कि 20,000 और 20,000। तो जो एक 20,000 इंडिया में रिसीव हो गए वो तो इंडियन इनकम हो गई। क्यों? क्योंकि सर इंडिया के लॉ या इनकम टैक्स में लिखा है कि कहीं की भी इनकम हो, अगर इंडिया में रिसीव हो गई तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी, और बाकी 20,000 रुपए जो इंडिया में रिसीव नहीं हुए वो फॉरेन इनकम होगी। तो आइए लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
फ्रॉम जर्मनी। सर जर्मनी से करा इसने, वैसे तो ये फॉरेन इनकम होती, लेकिन जो इसने 50% रिसीव कर लिए इंडिया में, रिसीव इन इंडिया, जो 50% इंडिया में रिसीव कर लिए सर, ये हो गई इंडियन इनकम। तो जो इंडियन इनकम है सर, वो सबको टैक्सेबल होती है, चाहे कोई भी हो। और जो बाकी 50% है, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, जो 50% जो इंडिया में रिसीव नहीं हुई, ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम आपको पता है सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है? ऑर्डिनरी वाले को। नॉट ऑर्डिनरी वाले को नहीं होती, और ना ही नॉन रेजिडेंट को होती है। क्या आपको बातें क्लियर हो रही हैं? चले आगे, नेक्स्ट। कह रहा इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। देखो बिजनेस कहां पे है सर? जर्मनी। यानी इनकम एक्रू कहां से हो रही है सर? इनकम एक्रू हो रही है जर्मनी से। विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली। ओहो, 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। ओहो सर, कुछ अजीब सा है, घूमा हुआ सा, समझो जरा। कह रहा है कि हम एक बिजनेस चला रहे थे। कहां चला रहे थे सर? जर्मनी में चला रहे थे। लेकिन इस बिजनेस का ऑफिस कहां पर है सर? इसका ऑफिस है इंडिया में, दिल्ली में। इसका कहां पर है सर? इंडिया या दिल्ली में ऑफिस है। लेकिन सारा काम कहां पे होता है सर? जर्मनी में। तो इसका मतलब यह है, ये एक ऐसे बिजनेस की इनकम है जो कि निकल तो कहां से रही है? अराइज कहां से हो रही है? अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया से। अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया से। लेकिन लेकिन कंट्रोल कहां से हो रही है सर? कंट्रोल हो रही है इंडिया से। कंट्रोल हो रही है इंडिया से। कंट्रोल हो रही है इंडिया से। तो मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए कि जो इसके इनकम है 70,000 की, फिर इसने ये भी कह दिया कि 40,000 रिसीव इन इंडिया। तो सर यहां तो बात खत्म हो गई कि जो 40,000 इंडिया में रिसीव हो गए, सीधी सीधी बात है इंडियन इनकम हो गए। 40,000 जो आपने रिसीव कर लिए, सीधी सीधी बात है इंडियन इनकम हो गए। बाकी जो 30,000 है, क्या ये इंडियन इनकम होगी या नहीं होगी? मुझे बताइए। बिजनेस कहां पर है? जर्मनी में। काम कहां हो रहा है? जर्मनी में। लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? दिल्ली से, इंडिया से। क्या ये इनकम इंडिया से एक्रू हो रही है? नहीं सर, कमाई नहीं जा रही। एक्रू का मतलब जहां से वो निकल के आ रही है। बिजनेस कहां चल रहा है दोस्तों? बिजनेस चल रहा है सर जर्मनी में। बिजनेस चल रहा है जर्मनी में। अब मेरी बात समझो, बिजनेस जर्मनी में चल रहा है, कंट्रोल हो रही है इंडिया से। तो क्या इनकम का जो उत्पादन हो रहा है, अराइज हो रही है, क्या इंडिया से हो रही है वो इनकम? नहीं सर, ये इनकम इंडिया से अराइज नहीं हो रही है। तो ये क्या बन गई सर? ये बन गई फॉरेन इनकम। ये बन गई मेरी फॉरेन इनकम, क्योंकि इंडिया में अराइज नहीं हो रही, ना ही इंडिया में रिसीव हो रही है। आइए जरा लिखते हैं पॉइंट नंबर 6। बिजनेस इनकम फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम जर्मनी, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब इसके दो पार्ट। एक तो जो इसने कितना परसेंट, 40,000। तो एक तो जो इसने रिसीव इन इंडिया, तो जितना आपने इंडिया में रिसीव कर लिया सर, ये तो हो गई इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम कितना रिसीव करा था सर? 40,000। तो जो आपने इंडिया में रिसीव कर लिया, वो तो सबको टैक्सेबल हो गई। सबको क्या हो गई सर? वो टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा। और बाकी इनकम नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, ये हो गई सर फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल है सर? फॉरेन इनकम, बचे हुए 30,000 जो है, वो ऑर्डिनरी वाले को तो है ही, ऑर्डिनरी वाले के तो है ही। लेकिन सर ये नॉट ऑर्डिनरी वाले को भी टैक्सेबल होंगे, हैं?
सर ये क्या लिख दिया आपने, ये यहां पर भी आएगा 30,000, लेकिन इसको टैक्सेबल नहीं होंगे। सर यही तो फर्क था, यही तो फर्क था किसमें, सर यही फर्क था नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी वाले में, कि सर एक ऐसी फॉरेन इनकम है, एक ऐसी फॉरेन इनकम है जो नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल हो जाएगी। और वो इनकम थी बिजनेस कनेक्शन या बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बट द इनकम इज जनरेटेड या बिजनेस इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया। कि भाई एक ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया से बाहर चल रहा है, एक ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया से बाहर चल रहा है, पैसा भी वहीं रिसीव हो रहा है, मतलब फॉरेन इनकम हो गई, लेकिन अगर उसका बिजनेस कनेक्शन है इंडिया से या कंट्रोल हो रही है इंडिया से, ठीक है, कनेक्शन तो नहीं कहेंगे, कंट्रोल हो रही है इंडिया से, अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है बिजनेस, तो वो इनकम नॉट ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल होगा, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगा। ये मैंने आपको लिखवा भी दिया था, मैंने कहा था पढ़ लेना। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली। देखो सीधा बता दिया कि भाई कहां से प्रॉफिट हो रहा है, दिल्ली से प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहां से हो रहा है सर, दिल्ली से प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन, लेकिन कहां से ये ऑपरेट हो रहा है सर, लंदन से ऑपरेट हो रहा है। तो सर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है भैया, आपने अक्रू कहां से कर लिया, कमा कहां से रहे हो, इंडिया से कमा रहे हो ना, तो भाई बीइंग अक्रू इन इंडिया, बीइंग this income या this profit या this business या income generated from this business is from India, या generating from India, so this income will be considered as income accrue or arise in India and therefore taxable in India। आइए लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 7, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया। अब चाहे कहीं से भी कंट्रोल हो, हमें मतलब नहीं है भैया, हम आप तो इंडिया से कमा रहे हो, एक्रू हो गई इंडिया से, ये इंडियन इनकम हो गई कितने, 15,000, और बीइंग एन इंडियन इनकम हम सब पे टैक्स मार देंगे। ये लीजिए, क्लियर है? नेक्स्ट, चल पॉइंट नंबर 8 कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में आपको बता चुका हूं रेंट की बात होती है। कह रहा है किराया कमाया हमने, कहां से कमाया, इन लंदन, यानी जो मकान था कहां था, लंदन में। तो अगर लंदन के मकान से किराया कमा रहे हो, लंदन के मकान से किराया कमा रहे हो, तो क्या अक्रू इंडिया में हुआ, सर नहीं, क्योंकि मकान लंदन में है, वहीं किराए पे दिया हुआ है, वहीं से किराया मिल रहा है, तो ये इनकम कौन सी हो गई, फॉरेन इनकम, अभी तक पढ़ने से। कह रहा डिपॉजिटेड इन बैंक इन लंदन, कह रहा जमा भी कहां कराया, बैंक इन लंदन में जमा कराया। ब्रॉड टू इंडिया, बाद में इंडिया में लेकर आ गए। तो मुझे बताओ अगर ये बाद में इंडिया में लेकर आ गए, कंप्यूटेड क्या है ये बाद में देखेंगे, बाद में अगर आप इंडिया में लेकर आ गए, तो क्या ये फर्स्ट रिसिप्ट हुई, क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया हुआ, नहीं सर, क्योंकि पहले रिसीव हुआ बैंक ऑफ लंदन में। तो पहले पैसा जो पेयर ने उसको उसके लंदन वाले अकाउंट में जमा करा दिया, बाद में वो पैसा कहां लेकर आया, इंडिया में लेकर आया। तो ये क्या है सर, पूरा का पूरा फॉरेन इनकम है, ये पूरे 50,000 रुपए हमारे फॉरेन इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, तो ये हो गई सर हमारी फॉरेन की इनकम। और फॉरेन की इनकम सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है सर, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होती है हमारे ऑर्डिनरी वाले भाई साहब को, वो नॉट ऑर्डिनरी वाले को भी नहीं होती और नॉन रेजिडेंट को भी नहीं होती। पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी। लो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंडियन कंपनी से मिले हैं, कहीं भी रिसीव हो कोई मतलब नहीं है, ये तो इंडियन इनकम हो गई। इंटरेस्ट फ्रॉम
इंडियन कंपनी, तो ये तो सर सीधा सीधा हमारी इंडियन इनकम हो गई, और इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होती है सर, 12,000 रुपए सबको टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक, आइए जी नेक्स्ट पढ़ेंगे। कह रहा है कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कह रहा है कि टेक्निकल सर्विसेज यानी कि हमने कोई भी, जैसे कि कंप्यूटर की कोई सर्विस हो गई टेक्निकल, या फिर कोई सॉफ्टवेयर की हो गई, या हमारा कोई कैमरा खराब हो गया, या किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। कह रहे कि रेंडर्ड इन इंडिया, ये कहां परफॉर्म करी गई, इंडिया में परफॉर्म करी गई, बट रिसीव इन लंदन, लेकिन रिसीव कहां पर हुई, लंदन में। अब इससे जुड़ी हुई हमने जो पढ़ा था याद करो, मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट भी है कि सर देखिए इसके लिए था कि अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो हमेशा टैक्सेबल होता है, फिर अगर कोई रेजिडेंट पे कर रहा है तो भी टैक्सेबल होता है, अगर कोई रेजिडेंट पे कर रहा है तो भी टैक्सेबल होता है, पर कंडीशन है। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, समझिए अगर कोई नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, लेकिन वो सर्विसेज कहां परफॉर्म करी गई है, सर वो सर्विसेज परफॉर्म करी गई है इंडिया में, जो टेक्निकल सर्विसेज हैं वो कहां परफॉर्म करी गई है, इंडिया में। तो ये वाली जो इनकम होती है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, अगर ये इंडिया में परफॉर्म करी गई है, या वो इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है, इंडिया से जनरेट हो रही है, तो ये इंडियन इनकम हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है सर, इंडियन इनकम, और ये सबको टैक्सेबल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 10, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ये कहां पे दी गई सर, सर्विसेज इंडिया में। इसका मतलब ये हो गई सर मेरी इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सबको टैक्सेबल होती है, 8,000 रुपए सबको टैक्सेबल होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है प्रॉफिट्स फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, लो सीधा सीधा बता दिया कि मुंबई से बिजनेस है, कहां से कमा रहा है, मुंबई से कमा रहा है, इंडिया से कमा रहा है। मैनेज फ्रॉम लंदन, भाई कहीं से भी मैनेज हो कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट कहां से कमाया आपने, मुंबई से, यानी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। तो पॉइंट नंबर 11 लिखिए, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, या मुंबई लिख देना सर, ये हो गई हमारी इंडियन इनकम। कितने रुपए हैं सर, कितने रुपए थे, 26,000 रुपए, ये सबको टैक्सेबल हो जाएंगे। क्लियर है, चले पॉइंट नंबर 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब रेंटल इनकम मिल रहा होगा, सिचुएटेड इन नेपाल, कह रहे नेपाल से है, और रिसीव कहां हो रहे हैं, देयर, यानी रिसीव भी नेपाल में हो रहे हैं। मुझे बताओ इनकम कहां पे एक्रू हो रही है, इनकम एक्रू हो रही है सर आउटसाइड इंडिया, नेपाल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, नेपाल इज आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया एक्रू हो रही है और रिसीव भी वहीं हो रही है, इसका मतलब ये हो गई सर मेरी सीधी सीधी फॉरेन की इनकम। कौन सी होगी सर, फॉरेन इनकम। लिखिए, हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम नेपाल, सर नेपाल से मिल रही है और नेपाल में ही जनरेट हो रही है, तो ये हो गई सर फॉरेन इनकम। और आपको पता है फॉरेन इनकम सिर्फ किसको टैक्सेबल होती है, ऑर्डिनरी वाले भाई साहब को, इनको टैक्सेबल नहीं होगी। चलिए जी, पॉइंट नंबर 13 पढ़िए। कह रहा है कि पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, पास्ट फॉरेन यानी कि पुरानी कोई फॉरेन की अनटैक्स इनकम थी, ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल वो लेकर आ गया। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं लिखूंगा पास्ट ईयर इनकम। अब ये पास्ट ईयर इनकम चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ये होगी सर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और यहां पे हम बना देंगे एक स्टार। स्टार क्यों सर, इस स्टार में हम समझाएंगे कि ये यहां पे नहीं आएगी, ये वाली इनकम यहां पे नहीं आएगी। सर क्यों नहीं आएगी,
समझिए जरा मेरी बात को। उसने क्या लिखा है कि इनकम कौन सी है? पास्ट फॉरेन इनकम, पुरानी है। पुरानी मतलब हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है इससे पहले की कोई इनकम होगी। समझिए, हमारा जो करंट असेसमेंट ईयर है इससे पहले की कोई इनकम होगी। हमारा जर्नल रूल ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट करेंगे, प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट करेंगे और उसके अगले साल जिसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, उस असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स पे करेंगे। तो हमेशा ऐसे ही चलता है, प्रीवियस ईयर में कमाया, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करा, एक्सेप्शंस अलग है। क्लियर है? अब मेरी बात समझिए जरा। कभी अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिए, समझिए जरा, मान लीजिए कि मेरे प्रीवियस ईयर है, मान लेते हैं प्रीवियस ईयर है 24-25, यहां पे मेरी जो इनकम है, यहां पे मेरी जो टैक्स वाली इनकम है, मान लेते हैं वो 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख। लेकिन क्या हुआ, मेरे अकाउंटेंट से गलती हो गई। मेरे अकाउंटेंट जब मेरा पीएनएल अकाउंट बना रहा था तो एक इनकम थी 1 लाख रुपए की, वो लेना भूल गया। एक इनकम थी 1 लाख रुपए की, वो यहां पे लेना भूल गया। और मैंने क्या करा, असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर कौन सा होगा सर? 25-26। मैंने इस असेसमेंट ईयर में अपनी इनकम कितनी शो कर दी? 10 लाख रुपए। कैसे शो करी सर? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके शो करी और उस पर टैक्स भी मैंने जमा करा दिया। लेकिन मुझे बताइए मेरी एक्चुअल में इनकम कितनी रही? सर एक्चुअल में आपकी इनकम जो रही वो तो रही आपकी कितनी? 10 लाख। वो इनकम आपकी कितनी रही सर? 10 लाख की। वो इनकम कितनी रही? 11 लाख। सॉरी, 10 लाख नहीं, वो इनकम कितनी रही आपकी? 11 लाख की। क्यों? क्योंकि सर अकाउंटेंट ने गलती करी, उस वो लिखना भूल गया। आपको इनकम कितनी शो करनी थी? 11 लाख। और टैक्स कितने पे करना था? 11 लाख पे। लेकिन सर गलती हो गई, यहां पे गलती हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई। ये इनकम 1 लाख रुपए की क्या रह गई? अनटैक्स्ड। अनटैक्स्ड। तो सर ये तो अच्छी बात है, अनटैक्स रह गई ना, हमने 1 लाख रुपए बचा लिए। 1 लाख रुपए टैक्स भी कम गया होगा, 30% के हिसाब से गया होगा, 30,000 रुपए बच गए होंगे। ठीक है, अब जरा बात समझिए। ये तो ठीक है, चलो बच गए पैसे। अब जरा बात समझिए, लेकिन मैं एक अच्छा नागरिक हूं, मैं चाहता हूं मैं अपने टैक्सेस टाइम पे करूं। अब मेरा जो अगला साल आया 26-27, मैं इस साल में ये 1 लाख रुपए और जोड़ के यहां दिखाना चाहता हूं। 26-27 में मान लेते हैं मैंने कमाए 15 लाख रुपए, और मैं यहां पे 1 लाख रुपए और जोड़ के मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कितने कमाए? 16 लाख रुपए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, समझिए जरा, आपको क्या करना होगा, इसी साल में असेसमेंट ईयर 25-26 में ही अपनी जो आईटीआर आपने भरी थी, रिटर्न जो आपने भरी थी, उसी को रिवाइज करोगे। क्या करोगे? इसको रिवाइज करोगे और जितना बचा हुआ टैक्स वो पे करोगे फॉर दैट असेसमेंट ईयर। यानी सिंपल बात यह है, कहने का मतलब यह है कि हर साल की इनकम अलग अलग चलेगी। अगर कोई पिछले साल की रह गई तो अगले साल में नहीं जुड़ेगी, वो पिछले साल वाले में ही ठीक करनी पड़ेगी। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड तक आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में देखो, प्रैक्टिकली भी क्या होता है, जब हम रिवाइज करने जाते हैं, रिटर्न फाइल करने जाते हैं ना, तो वो हमसे ईयर पूछता है। मैंने आपको दिखाया भी था कि कौन से असेसमेंट ईयर की फाइल कर रहे हो। तो जिस असेसमेंट ईयर की आप फाइल कर रहे हो रिटर्न, तो आप जो इनकम निकालोगे उसी साल की ही निकालोगे। मतलब उससे प्रीवियस ईयर में जो आपने कमाया उसी साल की इनकम लोगे। कोई पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई भी इनकम पिछली रह गई हो, उसको आप अगले सालों के अंदर जोड़ के नहीं दिखा सकते। उसकी सेटलमेंट आपको पीछे ही करनी पड़ेगी, यानी उसी असेसमेंट ईयर से ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? यानी कि बात सिंपल ये है कि सर देखो, ईयर बांट रखे हैं, ये ईयर, ये ईयर, ये ईयर। यहां जो कमाया अलग चलेगा, यहां अलग, यहां अलग। कुछ गलती हो गई अगर, तो ये गलती यहां पे ठीक नहीं हो सकती, इसको इसी में ही ठीक करना पड़ेगा। सर टाइम निकल गया तो इसका एक टाइम पीरियड दिया होता है कि इतने टाइम पीरियड तक कर सकते हो। अब तो इसका टाइम पीरियड भी बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि एक आईटीआर यू आ चुका है। आईटीआर यू, आईटीआर यू करके आ चुका है, जो आपको एक लंबा टाइम पीरियड देता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है टैक्स पे करने में, या आपने आईटीआर गलत दिखा दी है और आपको टैक्स ज्यादा पे करना है, मतलब आपको ज्यादा टैक्स पे करना था, आपने कम पे करा, तो आईटीआर यू करके भी आप कर सकते हो। लेकिन जब मैं भरने जाऊंगा ना इसको, समझो जरा, अब मैं अपनी आईटीआर की बात करूं, जब मैं आईटीआर भरने जाऊंगा, एक तो पिछली वाली और एक अभी वाली आईटीआर जो है वो अलग जाएगी, करंट वाली आईटीआर अलग जाएगी, और पिछली जो गलतियां हो गई थी उसके लिए ये वाली आईटीआर अलग जाएगी। यानी दोनों बातें अलग अलग चलती रहेंगी। तो सेम केस यहां पर है सर, अगर कोई भी आपकी ऐसी इनकम जो पिछले साल
पास्ट ईयर की थी और अनटैक्स रह गई, तो उसको आप इस साल में नहीं दिखाओगे, उसको पिछले जिस साल की थी उसी में डील करो, यहां पे नहीं दिखाओगे। क्लियर है? इसका मतलब सर वो टैक्स नहीं होगी, टैक्स होगी, लेकिन उसके लिए आपको अलग से जाके आईटीआर यू भरनी पड़ेगी। इस वाली के अंदर आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। बात समझ आई? चलिए जी, तो ये मैं लिखवा भी दूंगा आपको। नेक्स्ट, पेन बंद हो गया। अगला देखिए, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल। ओहो सर, आपने बताया था एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो तो एग्जेम्प्ट होता है। नहीं, मैंने आपको बताया था अगर एग्रीकल्चर लैंड आपका इंडिया में है या आपने एग्रीकल्चर की इनकम इंडिया से कमाई है तो ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन ये कहां से कमाई? नेपाल से कमाई। और कह रहे रिसीव देयर, और रिसीव भी वही हुई, तो ये कौन सी हो गई सर मेरी? ये हो गई फॉरेन की इनकम, ये हो गई फॉरेन की इनकम, वहीं से कमाई वहीं रिसीव हुई। पॉइंट नंबर 14, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, ये हो गई सर हमारी फॉरेन की इनकम। और आपको पता है फॉरेन की इनकम किसको टैक्सेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को। क्लियर है? कौन सा है हमारा पॉइंट नंबर? ये 15। देखिए जरा पॉइंट नंबर 15 कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया, यानी कहां से कमाया सर? केनिया से। किस चीज का कमाया? प्रोफेशन का कमाया। विच वॉज सेटअप इन इंडिया, यानी ये प्रोफेशन जो है कहां पे है? इंडिया में। समझिए जरा, इनकम कहां से कमा रहे हैं? केनिया से, लेकिन प्रोफेशन कहां पे सेटअप है? इंडिया में। रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। अब स्पेंट से मुझे मतलब नहीं है, रिसीव कहां पे हुआ? केनिया में। तो सर ये क्या है? समझिए जरा, क्या ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? क्या ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? समझिए कि जैसे मुझे केनिया बुलाया गया, मैं कौन हूं सर? मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे बुलाया गया केनिया में और उन्होंने कहा, उनकी एक कंपनी है, लेट्स सपोज उस कंपनी का नाम है केजीएफ, एक केनिया की कंपनी है उसका नाम है केजीएफ। वो आके कहती है कि भाई हमें इंडिया के कुछ कंप्लायंसेस आप सिखा के चले जाइए या हमें फाइनेंस पढ़ा के चले जाइए। मैंने कहा ठीक है, आपको फाइनेंस पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां जाता हूं और वहां पे मैं उनको फाइनेंस पढ़ाता हूं और वहां से मैं अपनी फीस ले लेता हूं, मान लेते हैं 5,000 रुपए। अब मुझे बताइए 5,000 रुपए जो मुझे मिले, ये 5,000 रुपए जो मुझे मिले, ये जो मैंने सर्विसेज दी, कहां दी? ये सर्विसेज दी सर केनिया में। सर्विसेज पूरी कहां हुई? केनिया में। लेकिन मेरा ऑफिस, यानी मेरा ऑफिस कहां पर है? कंट्रोल कहां से है या बिजनेस कनेक्शन कहां से है? कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया विच वाज सेटअप इन इंडिया, यानी कि मेरा ऑफिस कहां पर है सर? इंडिया में ऑफिस है। तो क्या ये इनकम, पहले तो बताओ कौन सी इनकम है सर? ये तो इनकम हो गई आपकी फॉरेन की इनकम। आइए जरा लिखते हैं पॉइंट नंबर 15, प्रोफेशन इनकम, प्रोफेशन इनकम फ्रॉम केनिया बट सेटअप, याद रखना मुझे, स्पेंड से, खर्चे से मतलब नहीं होता है, सेटअप इन इंडिया। यानी मेरा जो प्रोफेशन है वो सेटअप कहां पर है? इंडिया में। तो क्या ये इंडियन इनकम हुई या फॉरेन इनकम? सर ये फॉरेन इनकम है। और फॉरेन इनकम आपको पता है किसको टैक्सेबल होती है? सर फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है इसको, ये ऑर्डिनरी वाले को। कितनी है? 5,000 रुपए। लेकिन ये नॉट ऑर्डिनरी वाले को भी हो जाएगी और नॉन रेजिडेंट को नहीं होगी। सर ऐसा कैसे? याद करो, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। लेकिन सर ये बिजनेस थोड़ी ना है, वहां पे बिजनेस और प्रोफेशन दोनों लिखा हुआ है। जहां बिजनेस लिखा है ना, वहां बिजनेस और प्रोफेशन दोनों लिखा हुआ है। मैं बोलने के लिए क्या लिखता हूं? बोलता हूं बार बार बिजनेस। लेकिन वही बात है कि भाई आप चाहे बिजनेस करो या प्रोफेशन करो, ठीक है, बिजनेस करो प्रोफेशन करो, अगर वो कंट्रोल हो रहा है या उसका कनेक्शन है कहां से? इंडिया से। चाहे कमाए आपने आउटसाइड इंडिया हो, कहीं पे भी कमाए हो, तो वो जो है वो इनकम जो है वैसे तो फॉरेन इनकम है, लेकिन वो ऑर्डिनरी वाले को तो टैक्सेबल होगी होगी, वो नॉट ऑर्डिनरी वाले को भी टैक्सेबल होगी, लेकिन नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर वो फॉरेन इनकम है। तो बस उसने क्या करा, पहले यहां बिजनेस लिखता था, बिजनेस की जगह क्या लिख दिया? प्रोफेशन लिख दिया, क्योंकि वहां पे जो मैंने आपको लिखवाया था वहां पे मैंने आपको बिजनेस और प्रोफेशन दोनों लिखवाया है।
तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। सेम वही बात कह रहा है कि भाई बिजनेस आपने कर रहे हो कहां पे, बाहर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका कनेक्शन कहां है, इंडिया में, या कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से। तो वो इनकम जो होती है, वो इनकम जो होती है वो नॉट ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल होती है, और ऑर्डिनरी वाले को तो होती ही होती है, नॉन रेजिडेंट को नहीं होती। लेकिन वो इनकम कौन सी होती है सर, फॉरेन इनकम होती है। पॉइंट नंबर 16, ठीक है। अगर इसमें फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में मुझे बताना, मैं अलग से वीडियो में दोबारा समझा दूंगा। क्या रहा है, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग। लो, वेडिंग पे गिफ्ट मिल गया, कितनी अच्छी बात है, 20,000 का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाती है, गिफ्ट ऑन वेडिंग। तो गिफ्ट अगर मिल रहा है वेडिंग्स में तो सर ये होता है एग्जेम्प्ट, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोगों की बेटियों की, बच्चों की शादी होती है, तो क्या होता है, वहां पे करोड़ों रुपए के गिफ्ट मिलते हैं, बंगले गिफ्ट कर देते हैं, महंगी महंगी घड़ियां गिफ्ट होती हैं, महंगे महंगे गाड़ियां गिफ्ट होती हैं। इनकम टैक्स वाले वहां पे पहुंच जाते हैं। सर कैसी बात कर रहे हो, इनकम टैक्स वाले? हाँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इनकम टैक्स वाले पहुंचते हैं वहां पे, और वो रेड करते हैं, शादी में रेड करते हैं, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस है, ऐसे ही नहीं घुस सकते कि रेड कर लेंगे, वो रेड करते हैं। अब क्या है, देखो क्या यहाँ पे बात क्या है, कि वो ये देखो, उस जिसको मिल रहा है उसके लिए तो एग्जेम्प्ट है, उसको चाहे लाखों करोड़ों रुपए का बंगला गिफ्ट कर दो, जो मर्जी दे दो शादी पे। अपनी शादी में अगर आपको कुछ भी एग्जेम्प्ट कराना है ना, तो उससे पैसे ले लेना किसी भी तरीके से, कुछ भी, वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं आपका एक क्लाइंट है, आप सीए बन गए, आप सीएस बन गए, आपका क्लाइंट है, उससे आपको 10 लाख रुपए लेने हैं। अब आप कह रहे हो यार 10 लाख रुपए लूंगा तो टैक्स हो जाएगा, और मैं शादी भी करने वाला हूं या करने वाली हूं। आप अपने क्लाइंट को कहते हो एक काम करो, ये 10 लाख रुपए है ना, ये 10 लाख रुपए तुम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, लेकिन मेरे शादी वाले दिन कर देना, और ये दिखा देना कि ये मैंने गिफ्ट दिए हैं, ये दिखा देना मैंने गिफ्ट दिए हैं। तो 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में लैंड करे, और वो दिखा दिए कि भाई उसने क्या करे, गिफ्ट करे हैं, वो 10 लाख रुपए गिफ्ट करे हैं, और वो गिफ्ट मैं दिखा दूंगा अपनी इनकम में कि मेरी शादी पे मिला था, एग्जेम्प्ट हो गया, और 10 लाख रुपए पे सीधा सीधा 30%, 3 लाख रुपए का टैक्स बच गया। सर आप तो हमें टैक्स की चोरी बता रहे हो। नहीं, इतना आसान भी नहीं है, पर एक तरीका होता है, ये भी होता है एक तरीका, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे ही काम करते हैं। चलिए, तो सर शादी पे अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे काइंड में हो, कैश में हो, कुछ भी हो, एग्जेम्प्ट होता है। अब तो वैसे भी आपने देखा होगा, शादी में लिफाफे की जगह लोग क्या कहते हैं, क्यूआर कोड लेके भी घूम रहे हैं आजकल। पॉइंट नंबर 17, इंटरेस्ट। अच्छा, ये तो 16 था। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट। लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सोचने की जरूरत ही नहीं है, बैंक से मिल रहा है। पॉइंट नंबर 17, इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन बैंक। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हमें अच्छे से पता है सर, जब भी जाता है लंच टाइम चल रहा होता है। ये क्या है सर, इंडियन इनकम, सबको टैक्सेबल है। कितनी है सर, 12,000। और जब सर लंच ब्रेक नहीं भी हो रहा होता ना, तो भी वो कहते हैं इससे उस काउंटर पे जाओ, उससे इस काउंटर पे जाओ, ठीक है। चलिए, हालांकि मैंने देखा है कि बैंक में जो थोड़े यंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो तो अच्छा काम करते हैं, बैंक में ही नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी देखा है, जो यंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा काम करते हैं, वो आलसी नहीं रहते, वो हेल्प भी करते हैं। कह रहा इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड इन रशिया। लो भाई, सीधा सीधा फॉरेन इनकम है। बिजनेस कहां पर है, रशिया में, कंट्रोल कहां हो रहा है, रशिया में, फॉरेन इनकम है। लिखिए, बिजनेस इनकम फ्रॉम रसिया, सर फॉरेन इनकम है, ठीक है। बताओ जरा कितना है, 20,000। सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी वाले को टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही नॉन रेजिडेंट को। पॉइंट नंबर 19, कह रहे डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस। लो, इंडिया कंपनी से मिल रहा है, इंडियन इनकम है, सबको टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस लिमिटेड। सर इंडियन इनकम हो गई, कितने हैं सर, 5,000 रुपए, सबको टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
चलो, कह रहे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान, राजस्थान से मिला है। तो बताओ, अगर इंडिया से इनकम कमाई है एग्रीकल्चर की तो क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो हो जाती है सर एग्जेम्प्ट, और किसी को भी टैक्सेबल नहीं होती है। अब यहाँ पे ये खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे लगा लेना ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम ये आएगा सर 3,50,000, सॉरी यहाँ पे नहीं, 3,52,000, 2,18,000 और 1,83,000। ठीक है, लिखिए नोट। वी कैन नॉट, स्टार लिख लेना यहाँ पे, स्टार, वी कैन नॉट एडजस्ट एनी पास्ट प्रीवियस ईयर untaxed income in any other previous year। हम एडजस्ट नहीं कर सकते कोई भी इनकम को, पुरानी इनकम को किसी और प्रीवियस ईयर की इनकम में, यानी जिस साल की है उसी साल से डील करो। वी हैव टू रिवाइज द return, we have to revise the return for that particular year, in which mistake has been made। जिस प्रीवियस ईयर में गलती हुई है उसी प्रीवियस ईयर की रिटर्न में ठीक करना पड़ेगा, यानी दूसरे प्रीवियस ईयर में उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। पहले मुझे भी ये लगता था हाँ एडजस्ट हो जाएगा, पर नहीं होता एडजस्ट, अलग अलग साल का अलग अलग चलता है। देखो सिंपल है ना, कि आप अकाउंट्स में भी तो यही करते हो। अकाउंट्स में क्या ये नहीं करते, AS 5 के अंदर आता है कि अगर आपकी इनकम है, समझिए अगर आपकी एक इनकम थी, आपने सेल दिखानी थी, एक सेल थी आपकी 5 लाख रुपए की, जो कि ईयर 22-23 की थी, जो रह गई थी, गलती से आप दिखाना भूल गए थे, तो क्या आप उसको 24-25 में दोबारा से सेल दिखा देते हो? नहीं सर, हम नहीं दिखाते। उसको बाद में अलग से एडजस्ट करके लिखाया जाता है, लिखते हैं उसको बाद में AS 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्री और पीरियड आइटम्स जो होती हैं उनको एडजस्ट करा जाता है, लेकिन मेरे जीपी पे इसका इंपैक्ट कभी नहीं आता। यानी सेल हमेशा मैं करंट ईयर की दिखाऊंगा, बाद में चाहे मैं उसको एडिशनली ऐड कर दूंगा P&L के अंदर, नेट प्रॉफिट के बाद में उसको जोड़ दूंगा, लेकिन उस सेल को मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाता। हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इससे गड़बड़ा जाता है। बताओ क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया? इजी था या मुश्किल लगा? नहीं सर इजी था, इजी था ना। चलिए बस यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये सब मैं लिखवा चुका हूं, बता भी चुका हूं। हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, कुछ लिखना होगा इसमें तो लिखवा भी दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, और इसके बाद पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। चलिए गाइज आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम आ रहे हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, या मैं कहूं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको यहां से पढ़वा दूंगा। मैंने बिल्कुल सही तरीके से जैसे प्रेजेंट करना है वैसे मैंने इनमें आंसर आपको पहले दिए हुए हैं। तो घर पे आपको इसके आंसर अपने आप से, अपने हाथों से जरूर लिखने हैं। पहले खुद से लिखना, बाद में यहाँ पे चेक कर लेना, और इस तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस के लिए हमें ये क्वेश्चन करने हैं। आइए जरा सबसे पहले कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए जरा। मिस्टर राम है एक इंडियन सिटीजन, देखो राम है और इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के चला गया। कब छोड़ के चला गया? 22 सितंबर 2024 को चला गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार गया है, टू वर्क एज एन ऑफिसर
ऑफ अ कंपनी इन जर्मनी। यानी समझो जरा कि एक पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है, पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे दिमाग में कुछ बातें स्ट्रक करनी चाहिए, समझिए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो वैसे दिमाग में बातें आपके स्ट्रक होनी चाहिए कि इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, इंडिया छोड़ के जा रहा है कब, 22 सितंबर को, और किस पर्पस से जा रहा है सर, जॉब के पर्पस से जा रहा है। तो हमने पढ़ा था, याद करो, एक्सेप्शन वाले केस में कि वैसे तो हमारे नॉर्मल रूल लगता है 182 डेज और 60 डेज और 365, लेकिन जब कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन है और वो जॉब के लिए जा रहा है तो वहां पे सेकंड कंडीशन नहीं लगती थी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट कंडीशन लगेगी, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो पहले तो हम ऐसे ही रफली निकाल लेते हैं कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या आएगा। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है सर, असेसमेंट ईयर है 25-26, इसका मतलब प्रीवियस ईयर हो गया मेरा 24-25। तो 24-25 में जरा चेक करते हैं वो गया कब है, 22/9 को। तो यहां आएगा सर 22 सितंबर 2024 को वो गया है, ठीक है। तो अब मुझे यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड काउंट करना है। आओ जरा काउंट करते हैं। सबसे पहले सर शुरू कहां से होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के 22 दिन, क्योंकि सर जिस दिन वो गया है उस दिन को भी मानेंगे इंडिया में था। तो 30, 31, 30, 31, 31, 22 टोटल होते हैं सर 175 डेज, ठीक है, 175 डेज। अब पहली कंडीशन तो यहां फुलफिल नहीं हो रही, क्या मैं सेकंड कंडीशन देखूंगा कि 60 डेज और पिछले 4 साल में 365 डेज? नहीं सर, क्योंकि एक्सेप्शन था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो जॉब के लिए जा रहा है तो वहां हम सेकंड कंडीशन नहीं देखते हैं, ठीक है। आइए जरा पढ़ते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है। तो सर प्रोविजन सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं कि एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेजिडेंट, उसको रेजिडेंट मानेंगे इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी। पहली कि उसका जो स्टे है, ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं होती तो उसका जो स्टे है, ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में उसका स्टे 365 दिन होना चाहिए। अब जरा समझिए, अगर वो जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, अगर वो जॉब के लिए नहीं जा रहा होता, समझिए, अगर वो जॉब के लिए नहीं जा रहा होता तो उसकी सेकंड कंडीशन तो पूरी हो ही रही थी, क्योंकि पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो 60 डेज हो गए थे प्रीवियस ईयर में और उससे पहले 365 दिन बनते ही बनते। लेकिन अब हमें यहां पे स्पेशल प्रोविजन या एक्सेप्शन की बात करनी पड़ेगी कि फॉरेन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, माइंड इट, कौन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। द सेकंड कंडीशन ऑफ 60 डेज इज रिप्लेस्ड बाय 182 डेज। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारी कंडीशन थी ना, यहां पे देखो ये वाली 60 डेज, ये 60 डेज की जगह कितना हो जाएगा, 182 डेज। तो ऑटोमेटिकली ये पहली कंडीशन बन गई। अगर मैं सेकंड वाली कंडीशन में 60 डेज की जगह 182 डेज करता हूं तो पहली कंडीशन भी तो सर 182 डेज की थी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वाली कंडीशन नहीं देखेंगे, या दूसरे टर्म्स में लॉ ये कहता है कि 60 डेज की जगह क्या देखेंगे, 182 डेज, ठीक है। तो हम सीधा यहां पे लिख सकते हैं कि भैया अगर वो जॉब के लिए जा रहा है तो 60 डेज की जगह हम क्या देखेंगे, 182 डेज। सिंपल बात है सर, सेकंड कंडीशन ना देख के पहली कंडीशन देख रहे हैं, क्योंकि पहली कंडीशन में 182 डेज है। Therefore, such individual will be treated as a resident only if he stay in India for 182 days. वही पहली कंडीशन हो गई, और more during the previous year। ये हमने प्रोविजन लिखा। अब हम केस के बारे में बताएंगे, ऐसे ही आपको आंसर करना है एग्जाम में, ठीक है। आप चाहे तो बुलेट में लिख सकते हो, या बुलेट में ना लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। मैंने बुलेट में इसलिए लिखा है ताकि इजीली समझ आए। मिस्टर राम क्या है सर, इंडिया का रेजिडेंट है। अब कंडीशंस की बात आ रही है, कब गया इंडिया छोड़ के, 22 सितंबर 2024 को पहली बार गया है, और लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है मेरा वो 1/4 से लेके 31/3/25 का है।
तो उसका स्टे कितना हो गया सर? उसका स्टे हो गया 174 डेज का। हमारा कितना आया था? 175 आ रहा था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। 175 आना चाहिए, इसने 174 क्यों कराया? चेक करूं। 30, 31, 30, 31, 31, 22, 175 आएगा सर। उसने गलत करा हुआ है, 175 होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे इसने 21 ले लिया जबकि 22 लेना था, ठीक है, तो ये गलत है, ये 175 होगा, ठीक है। सिंस डिपार्चर, अच्छा लिख भी रहा है, डिपार्चर डेट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, वैसे ये गलत है कि डिपार्चर डेट भी क्या होगी? इंक्लूड होगी, इंक्लूड होगी। अच्छा, ये कर दिया हमने, हमने फैक्ट बता दिया। अब आएंगे कंक्लूजन पे कि भाई मिस्टर राम गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, तो उसका जो स्टे है 182 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और उसका स्टे कितना बनता है सर? 175 डेज बनता है, विच इज लेस देन 182 डेज। इसलिए राम को हम क्या मानेंगे सर? राम हो जाएगा हमारे लिए नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ऐसे आपको आंसर करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर। मिस्टर डे रिजाइडिंग इन यूएस, यूएस में रहता है, 1990 से यूएस में रहता है, विजिटिंग इंडिया फॉर 30 डेज, सिर्फ 30 दिन के लिए इंडिया आता है हर साल। ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1/4/2023 फॉर परमानेंट सेटलमेंट। कह रहा 1/4/2023 को जिंदगी भर रहने के लिए आ गया इंडिया में। पता नहीं क्या सूझा उसको, आराम से यूएस में रह रहा था, क्यों यहां पर आ गया इंडिया में रहने के लिए। कह रहा व्हाट विल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। आइए जरा समझते हैं। सर कह रहा है कि भैया एक हमारा पर्सन है जिसका नाम है डे, सिर्फ पता नहीं क्या नाम रखा है, डे, भाई का नाम क्या था? नाइट, चलो जो भी है। तो डे जो है, मिस्टर डे, ये 1990, 1990 सर, 1990 से कहां रह रहा है? अमेरिका में रह रहा है। और हर साल 30-30 दिन के लिए आता है। हर साल कितने दिन के लिए आता है? ओनली फॉर 30 डेज, ठीक है। और जो हमारा ईयर है कौन सा है सर? ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1/4/2023 फॉर परमानेंट सेटलमेंट। तो 1/4/23 को वो इंडिया आ जाता है हमेशा के हमेशा रहने के लिए, परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली। तो मुझे बताइए जरा, मुझे एक बात बताइए, अगर वो 1/4/2023 को आ गया है परमानेंटली, मतलब उसके बाद इंडिया में रहा, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है 25-26, यानी प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ सर? प्रीवियस ईयर हुआ हमारा, प्रीवियस ईयर हुआ हमारा, अगर 25-26 है असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर हो गया 24-25। तो 24-25 में मुझे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। अब एक बात समझिए जरा कि अगर मुझे 24-25 में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है दोस्तों, सीए साहब, तो मुझे यहां कंडीशन देखनी पड़ेगी कि इस टाइम पे उसका स्टे कितना होना चाहिए? 182 डेज या उससे ज्यादा, जो कि ऑब्वियस है होगा, क्योंकि इस दिन 1/4/23 को वो हमेशा के लिए इंडिया में आ गया, ठीक है। तो उसका स्टे कितना हो गया सर? 182 डेज और उससे ज्यादा हो गया। तो सीधी बात है, अगर 182 डेज और उससे ज्यादा हो गया तो वो क्या बन गया? वो बन गया सर रेजिडेंट, वो बन गया सर रेजिडेंट। लेकिन सर अब बात यह आती है, अब मेरे दोस्तों मुझे बताइए, बात यह आती है कि जब कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ रेजिडेंट हो जाता है, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। ये कैसे पता चलता है सर? ये पता चलता है कि जब ऑर्डिनरी की कंडीशन होती है, ऑर्डिनरी की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन थी कि सर 10 में से 2 बार क्या रहा हो? वो रेजिडेंट रहा हो, ठीक है। प्लस इसकी कंडीशन दोनों की साथ साथ कंप्लीट होनी चाहिए। उसका 7 ईयर्स में जो स्टे है वो मोर देन इक्वल टू होना चाहिए कितना? 730 डेज, 730 दिन या उससे ज्यादा का स्टे होना चाहिए। क्लियर है? तो अब कैसे देखेंगे सर? देखिए, इस टाइम तो वो रेजिडेंट रहा, ठीक है, इस टाइम तो रेजिडेंट हुआ, पर मुझे ये ना देख के, इसलिए पिछले वाले सालों में देखना होता है। याद रखना, करंट ईयर को छोड़ के, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पिछले 10 सालों में देखना है। तो इससे पीछे जाए तो आ गया सर यही वाला 23, 23 और 24, ये साल हो गया मेरा। तो इस साल भी ये क्या रहा? पूरी लाइन ही बैठ, इस साल भी क्या रहा ये सर? इस साल भी रहा ये रेजिडेंट। मुझे बताइए जरा, 23-24 में, क्योंकि 1/4/23 को वो आ गया था, तो इस साल क्या रहा? वो रेजिडेंट। यानी कि अगर मैं पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, तो 10 में से एक साल तो मुझे मिल गया बिल्कुल पिछला साल जो रेजिडेंट रहा।
अब उससे पिछले जाते हैं सर, पिछले में कितने रहा होगा, वो 30 दिन ही आया, तो क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट। फिर उससे पिछले 30, तो हर बार कितना रहा, वो 30 रहा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि सर कंडीशन ये है 182 डेज या फिर 60 डेज, और उससे पिछले सालों में 60 डेज तो कहीं भी बन ही नहीं रहा। तो यानी अगर मैं सीधी सीधी बात करूं सर, जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है 24-25, यहां तो ये बन गया रेजिडेंट। लेकिन अब यहां से पिछले 10 सालों में अगर मैं जाता हूं, पिछले 10 सालों में जाता हूं, तो ये हो गया सर 24-25, ये हो गया 23-24, और ये हो गया 22-23 और 21। ठीक है, वो कब आया इंडिया में सर, वो ये तो मेरा करंट प्रीवियस ईयर है, ये तो मेरा करंट प्रीवियस ईयर है। इससे पहले वो इस दिन इंडिया में आ गया था, इस दिन इंडिया में आ गया था, तो इस दिन क्या बन गया, वो रेजिडेंट। लेकिन उससे पहले उसका स्टे कितना रहा, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज रहा, तो वो उससे पहले कभी भी रेजिडेंट होगा ही नहीं सर, उससे पहले वो कभी भी रेजिडेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर रेजिडेंट बनने के लिए कंडीशन 182 डेज है या 60, और वो हमेशा कितने दिन के लिए आया, 30 के लिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन पूरी नहीं होती, वो 10 में से 2 बार रेजिडेंट नहीं बनता। इसका मतलब मेरे करंट प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट तो बना, लेकिन कौन सा रेजिडेंट बना, ऑर्डिनरी वाला, सॉरी नॉट ऑर्डिनरी वाला। कौन सा बना, नॉट ऑर्डिनरी वाला। हाँ, अब इसके अगले साल की जब बात होगी, यानी कि 25-26 प्रीवियस ईयर की बात होगी, तो पिछले साल देखेंगे तो क्या बन गया, रेजिडेंट। फिर उसके पिछले साल क्या बन गया, रेजिडेंट। ठीक है, और पिछले 7 सालों में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज, वो भी होगा, क्योंकि पूरे साल इंडिया में यहां रहा 365, और पूरे साल इंडिया में इस दिन भी रहा, मतलब इस साल भी रहा 365। तो यानी कि अगले साल वो बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन मेरे करंट प्रीवियस ईयर में दोस्तों समझिए, मेरे करंट प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट तो बना, लेकिन कौन सा बना, नॉट ऑर्डिनरी। आइए जरा, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविजन, कि भैया प्रोविजन क्या कहता है, सिर्फ वही कंडीशन कि अगर किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट बनाना हो तो 2 बेसिक कंडीशन होती है, एक तो उसका स्टे होना चाहिए 182 डेज या उससे ज्यादा का, या फिर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो उसका स्टे करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में उसका स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये तो हमने क्या लिखा सर, नॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं आगे कि भाई रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी कब होगा और नॉट ऑर्डिनरी कब होगा। तो सर कंडीशन आगे आती है रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो हम कह रहे हैं कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी वाला कब बनेगा वो, ठीक है, और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी कब बनेगा। तो हम कहते हैं कि अगर ऑर्डिनरी बनना है उसको, अगर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी बनना है, तो समझिए जरा बात को, कि पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल कौन से, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार क्या रहा हो, वो रेजिडेंट रहा हो। करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पिछले 10 सालों में क्या रहा हो, कम से कम 2 बार रेजिडेंट रहा हो, एंड मतलब दोनों कंडीशन का साथ साथ कंप्लीट होना मैंडेटरी है। कि पिछले 7 सालों में, पिछले 7 साल कौन से सर, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर उससे पिछले 7 सालों में उसका स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने बता दी। अब बात करते हैं सर हमारे फैक्ट्स की, कि भैया मिस्टर डे जो है वो यूएसए में रहता है 1990 से, और सिर्फ 30 डेज के लिए इंडिया में आता है, और वो आया 1/4/2023 को फॉर परमानेंट सेटलमेंट। तो 1/4/2023 को, तो 23-24 में तो क्या रहा होगा, वो रेजिडेंट। तो हम कहेंगे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है हमारा, वो है हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, तो अब मैं इसका स्टे की बात करूं जरा, देखो स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, हमारा जो प्रीवियस ईयर में स्टे कितना रहा, 365 दिन। सीधी बात है, रेजिडेंट बन गया। अब उससे पीछे अगर हम जाते हैं, उससे पीछे अगर हम जाते हैं, तो उसका जो स्टे है, टोटल स्टे इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स वैसे देखने की जरूरत नहीं है, ये उसने अलग से कंडीशन दे दी, हालांकि ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई होके वो क्या बन गया, रेजिडेंट। अब पिछले 7 सालों में अगर देखें, पिछले 7 सालों में उसका स्टे कितना है, 546। ठीक है, वैसे ये भी देखने की जरूरत नहीं थी, ये भी देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्योंकि सर वो पिछले सालों में सिर्फ 30 दिन के लिए आया, तो ऑब्वियस बात है उसकी कंडीशन जो है 60 डेज वाली कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो वो पिछले सालों में सिर्फ 1 साल में रेजिडेंट बना, उससे पहले वो रेजिडेंट कभी नहीं बनेगा। तो ये बात आप लिख सकते थे, ये सब लिखने की जगह। फिर कह रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीसीडिंग 10 ईयर्स मिस्टर डे, अब देखो बता रहा है वही बात कि सिर्फ 30 दिन के लिए रहा,
तो इसलिए क्या बन गया, वो नॉन रेजिडेंट बना रहा उन सालों में। ठीक है, तो इसलिए कंक्लूजन की अगर बात करें तो भाई वो इस साल तो 365 दिन रहा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन वो इंडिया में नहीं रहा, मतलब रेजिडेंट नहीं बना 2 बार आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। साथ साथ उसका स्टे भी जो था 770 दिन से 730 डेज से कम रहा प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में। तो इसका मतलब मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मिस्टर डे जो है वो रेजिडेंट तो बना, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी वाला रेजिडेंट बना। क्या ये क्वेश्चन आपको कहीं से लगा कि मुश्किल है? मुझे बताइए, आपको लग रहा है मुश्किल है? नहीं सर, इजी है, इजी है ना। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके सामने, तरोताजा। मिस्टर रमेश एंड मिस्टर सुरेश भाई हैं, कितने बार नाम से पता चल रहा है भाई हैं, एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये इनकम कमाई मिस्टर रमेश सेटल है कनाडा में 1996 से। इसका मतलब ये तो नॉन रेजिडेंट हो गया, भैया कनाडा में रहता है, इंडिया नहीं आता तो नॉन रेजिडेंट हो गया। और मिस्टर सुरेश जो है वो दिल्ली में रहता है, मतलब ये तो रेजिडेंट बना और ऑर्डिनरी वाला बना। उनकी हमें टोटल इनकम निकालनी है 25-26 की, अज्यूमिंग दैट बोथ हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये 115 BAC जो है न्यू रिजाइम का है, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। जब हम टैक्स निकालना सीखेंगे तब बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसने क्वेश्चन में दिया तो है नहीं, अच्छा सीधा आंसर ही दे दिया। अच्छा, आंसर लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट है। चलिए, तो ये इनकी इनकम दे रखी है, बस मुझे ये बताना है। देखिए सिंपल बात है भैया, ये तो है ROR, अरे चलना यार, ROR, और ये है NR। एक मिनट, उल्टा लिख दिया। मिस्टर रमेश है नॉन रेजिडेंट और ये है ऑर्डिनरी। ठीक है, तो बस ये बताना है किसको कौन सी इनकम टैक्सेबल है। आइए जरा जी। सबसे पहले बात करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम रमेश की बात करते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कौन सी इंडियन इनकम है, कौन सी फॉरेन इनकम है, क्योंकि इंडियन इनकम नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम तो इसको भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स। मुझे बताओ ये इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है? कनाडा से मिल रहा है, कनाडा की कंपनी या उसके बॉन्ड्स जो है, डिबेंचर जो है, वहां से मिल रहा है। तो इंडियन इनकम ये नहीं हुई। फिर कह रहा है ओनली 50% इज रिसीव इन इंडिया। अच्छा, तो ये आपने जो इंडिया में रिसीव कर लिया, ये तो इंडियन इनकम हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं इस 35,000 में, अगर मैं रमेश की बात कर रहा हूं, खाली रमेश जो कि नॉन रेजिडेंट है, इस 35,000 में से आधे पैसे जो है 17,500 जो कि इंडिया में रिसीव हुए हैं, ये तो इंडियन इनकम हो गई टैक्सेबल, और बाकी 17,500 फॉरेन इनकम हो गई, ये टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरी ओर 40,000 मिल रहे हैं रमेश को, तो भैया रमेश तो ऑर्डिनरी वाला है, उसके लिए तो ये सारे के सारे टैक्सेबल इंडिया में होंगे, चाहे इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है उसके लिए। आगे पढ़िए जरा, कह रहा है कि डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। बताओ ये कहां से इनकम मिल रही है? सर ये इनकम भी मिल रही है ब्रिटिश, यानी कि फॉरेन इनकम है, और रिसीव कहां हुई है? लंदन में, मतलब ये फॉरेन इनकम है और इसको ये टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन ये तो बेचारा ऑर्डिनरी वाला है, इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, इससे तो हम दुनिया जहान की इनकम पे टैक्स ले लेंगे। आगे पढ़ते हैं जरा, पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस या प्रोफेशन साथ साथ होते हैं दोस्तों। इन नागपुर, नागपुर से कमाया है, तो भैया नागपुर से कमाया है तो कहीं भी मैनेज करो, इंडियन इनकम है, ये भी टैक्सेबल है और इसको तो टैक्सेबल होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 4, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है जब हम कोई अपना कैपिटल एसेट बेचते हैं। इस पे पूरा चैप्टर है, बाद में करेंगे। तो भैया इनकम हो गई ऑन सेल ऑफ शेयर, शेयर बेच दिए, लेकिन कौन से शेयर? सर इंडियन कंपनी के शेयर बेच दिए, तो मतलब रिसीव कहीं भी हो मतलब ही नहीं है मुझे, इंडियन कंपनी के बेचे हैं, इंडियन इनकम है, ये भी टैक्सेबल, और इसको तो टैक्सेबल होगा ही होगा। फिर आगे कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। चेन्नई, सर बिजनेस कर रहे हो, कहां कर रहे हो? इंडिया में कर रहे हो, इनकम कहां आ रही है? इंडिया से आ रही है, तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। फिर कह रहा है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। मुझे बताइए कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अच्छा इसके तो है ही नहीं, मजे की बात, इसको तो है ही नहीं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज कहां दी गई है? सर सर्विसेज इंडिया में दी गई है, सर्विसेज इंडिया में दी गई है, ठीक है। लेकिन पैसा कहां रिसीव हुआ है? कनाडा में। मुझे बताइए क्या ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? सर अगर ये सर्विसेज इंडिया में दी गई हैं,
अगर ये टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में दी गई हैं तो इसका मतलब ये इंडियन इनकम बन जाएगी सर। अगर ये सर्विसेज इंडिया में दी गई हैं तो ये इंडियन इनकम बन जाएगी, तो ये नॉन रेजिडेंट को भी टैक्स होगी। फिर कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक। अरे भाई दिल्ली से कमा रहे हो, इंडिया से कमा रहे हो, इंडियन इनकम है भैया, दोनों को टैक्सेबल है। एग्रीकल्चर इनकम आ गई सर, एग्रीकल्चर इनकम, ध्यान से थांबा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड। अरे कहाँ पे है लैंड? लैंड है सर आंध्र प्रदेश में। सर आंध्र प्रदेश तो इंडिया में है ही नहीं भैया, आंध्र प्रदेश इंडिया में ही है। और उसकी कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश की? मुझे याद नहीं आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, चलो जो भी है एक बार देख लेते हैं। आओ चलो आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखते हैं। अच्छा मुझे आपको ये भी तो बताना था, मुझे आपको ये भी बताना था, आंध्र प्रदेश, ये रहा सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है तेलुगु बोली जाती है यहाँ पे, तो मुझे पता है तो, पर इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है क्या? आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, हाँ याद आया अमरावती, क्योंकि दो कैपिटल बनी थी अमरावती। ठीक है, दो अमरावती बनी थी, एक आंध्र आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और एक दूसरी अमरावती भी थी, तो दो कैपिटल थी अमरावती। अच्छा एक चीज मुझे आपको बतानी थी एग्रीकल्चर इनकम पे ही। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आर, ये कौन है सर? ये हमारे यहाँ के किसान हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनकी बेटी, और ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग क्या हैं हमारे यहाँ पे किसान हैं। देखिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इंक्लूडिंग फैमिली हैव रजिस्टर्ड एज एग्रीकल्चरिस्ट। सर उन्होंने कहा है हम एग्रीकल्चर हैं, हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, हम किसान हैं, टू बाय फार्मलैंड इन इंडिया। और अगर आपको पता हो, अगर कोई मुंबई से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से, तो उनको पता होगा कि एक जगह है अलीबाग करके, जो कि एक टापू है, मुंबई से थोड़ा सा दूर पड़ता है टापू, जहाँ पे फेरी से जाना पड़ता है। रोड का भी रास्ता है पर वो बहुत लंबा पड़ता है, तो फेरी से मतलब शिप से, मतलब जो बोट होती है उससे जाते हैं। वहाँ पे क्या है, फार्म लैंड बने हुए बहुत सारे। फार्म लैंड मतलब खेती के, जिसको हम फार्म हाउस कहते हो। तो जितने भी बड़े लोग हैं, विराट कोहली, धोनी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब ने वहां पे अपने फार्म हाउस बना रखे हैं, और उन फार्म हाउस पे कहते हैं कि हम खेती करते हैं, हम फार्मर हैं। देखिए, but they are not full-time farmer by profession. These purchases are often part of investment strategies to comply with state-specific land ownership. ठीक है, तो ये सारी होते हैं। कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि फेस लीगल सिक्योरिटी और शाहरुख खान का लैंड ओनरशिप, ये मेनली किस लिए होता है? ये होता है, ये अपने आप को किसान दिखाते हैं। ठीक है, फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होती है एग्रीकल्चर की। देखिए टैक्स स्ट्रेटेजी, एग्रीकल्चर लैंड टू डिक्लेयर इनकम एज टैक्स फ्री एज एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्स इन इंडिया। ठीक है, तो कैसे ये टैक्स बचाते हैं अपना, ये बाद में कभी जब आप जाओगे ना तब पता चलेगा कि अपने आप को ये लोग फार्मर बता के कैसे अपने आप का, अपनी जो इनकम पे टैक्स बचा लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिया का पार्ट है जिसकी कैपिटल है अमरावती। और सर अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है इंडिया से तो वो एग्जेम्प्ट होती है, वो एग्जेम्प्ट होती है, तो उसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का कोई मतलब नहीं बनता। फिर कह रहा है कि रेंट रिसीव हुई है, रिसीव हुआ है, कहाँ से रिसीव हुआ है सर? भोपाल से रिसीव हुआ है। भोपाल तो इंडिया में है सर, इंदौर में है भोपाल। इंदौर में है, हाँ इंदौर में नहीं, इंदौर नहीं सॉरी, इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में है सर भोपाल। और भोपाल इंडिया का पार्ट है, मध्य प्रदेश इंडिया का पार्ट है, तो ये तो इंडियन इनकम है, दोनों को टैक्सेबल होगी। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सर ये तो आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, ये तो पेमेंट है, इनकम तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गई? ठीक है, चलिए तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 17,500, और ये सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वाला कहाँ गया? अच्छा लाइफ इंश्योरेंस तो वो बाद में इसके लिए आएगा, तो यहाँ तक देख लेना खाली। ठीक है, सिर्फ इतना, ये इसकी ग्रॉस इनकम हो गई। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे देखो कितना है, 1 लाख और यहाँ पे 60,000। होता क्या है कि जो हमें रेंटल इनकम मिलती है ना, जब हम टैक्स की बात करते हैं, हालांकि हमें पढ़ना है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, जो हमें रेंटल इनकम मिलती है उसमें सबसे पहले एक डिडक्शन दी जाती है 30% की।
डिडक्शन ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो दी जाती है, यानी अगर 1 लाख रुपए मिले हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दे देंगे, तो 30% यहाँ से माइनस हो जाएंगे 30,000, तो कितना बचेगा 70,000। ऐसे यहाँ से 30% माइनस हो जाएंगे 18,000 रुपए, तो कितना बचेगा ये 42,000। तो अगर आप इसके आंसर में देखोगे तो यहाँ इसने लिखा हुआ है 70,000 30% कट करने के बाद, और यहाँ लिखा है 42,000 30% कट करने के बाद। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि पूरा चैप्टर है इसके पास हमारे बुक में इसका हाउस प्रॉपर्टी का, वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसने इसके बारे में देखो, प्रोविजन भी लिखा हुआ है कि मिस्टर रमेश क्या है सर, नॉन रेजिडेंट है सिंस ही हैज बीन लिविंग इन कनाडा। ठीक है, सिंस 1996। मिस्टर सुरेश जो है दिल्ली में है इसलिए वो रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इन केस ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हिज ग्लोबल इनकम, दुनिया जहान की इनकम पे टैक्स लगेगा इंडिया में। हाउएवर एज पर सेक्शन 5 टू द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है सर, जो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम कौन सी होती है सर, वो इनकम जो रिसीव है इंडिया में या डीम टू बी रिसीव है इंडिया में, और जो इनकम अक्रू हुई है इंडिया में या डीम टू बी अक्रू है इंडिया में। तो इसलिए कह रहा है कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमेश इवन दो ही इज अ नॉन रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि सर ये डीम टू बी रिसीव अक्रू और अराइज इन इंडिया में आ जाता है। इनकम जो है 5-7 वो कह रहा है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ रमेश और सुरेश, क्योंकि वो अक्रू हुई है इंडिया में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड्स, तो ये फॉरेन इनकम है, इस पे नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 50% जो इंडिया में रिसीव हो गया वो इंडियन इनकम हो जाएगी, उस पर टैक्स लगेगा। तो आप समझिए जरा, ये वाला जो क्वेश्चन था इसके अंदर प्रैक्टिकल भी था और इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स थे उसके बारे में हमें थ्योरी भी लिख के आनी पड़ेगी, तो ऐसे आपको आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन। पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो ये क्यों पूछा है उन्होंने, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, और जब मैंने इसका आंसर पढ़ा मॉड्यूल में से, सीए के मॉड्यूल में से भी, और सीएस में तो वैसे ही अजीब अजीबोगरीब बातें लिख देते हैं, मैंने जब सीए के मॉड्यूल में से भी इसका आंसर पढ़ा तो वो मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। ठीक है, क्यों लगा अभी समझ आएगा आपको। देखो जरा, कह रहा एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ अदरवाइज, कह रहा ये बताओ कि सही है या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब या गलत है, सीधी बात पूछ रहा है कि भाई सही है या गलत है ये बताओ। ये स्टेटमेंट पढ़ो जरा, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ लिया? अब जरा समझो क्या कह रहा है स्टेटमेंट। कह रहा है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, यानी इनकम किसको मिल रही है, नॉन रेजिडेंट को, मान लिया जाएगा डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, बाय वे ऑफ कौन सी इनकम, या तो इंटरेस्ट हो, रॉयल्टी हो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज हो। फिर कह रहा है इज टू बी टैक्स, कह रहा है उसको हम टैक्स कर लेंगे, चाहे नॉन रेजिडेंट को मिले पर हम तो टैक्स करेंगे इंडिया में, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है रिलेशन। अब ये बात समझो जरा क्या कह रहा है, अगर मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं एग्जाम्पल देके, कि ये एक पर्सन है, ठीक है, और ये है नॉन रेजिडेंट, मान लेते हैं इसका नाम है क्या कहते हैं इसका नाम है, क्या नाम मानोगे भैया इसका, इसका नाम है जस्टिन बार्बर। ठीक है, मान लेते हैं इसका नाम है जस्टिन बार्बर और ये अमेरिका में रहता है। ठीक है, अब जरा बात समझो, वो कह रहा है, ये स्टेटमेंट में कह रहा है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, कह रहा है इसको कोई इनकम मिली, कौन सी इनकम मिली सर, इसको रॉयल्टी की इनकम मिली या फीस की इनकम मिली, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या फिर इसको इंटरेस्ट मिला। कह रहा है कि अगर इसको कोई भी इनकम ऐसी मिलती है, कोई भी इनकम इसको ऐसी मिलती है, अच्छा कौन है ये है सर जस्टिन बीबर, नॉन रेजिडेंट है, याद रखना नॉन रेजिडेंट है। तो कह रहा है कि इस इनकम को हम इंडिया में टैक्स करेंगे, हम इंडिया में टैक्स करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, यानी कि चाहे चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया में ना हो, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया में ना हो। तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है, ये दोनों है। मेरी बात समझिए जरा, हमने जो पढ़ा था सर रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और इंटरेस्ट के बारे में ये पढ़ा था,
कि अगर गवर्नमेंट पे करेगी किसी को भी पे करती है गवर्नमेंट, तो वो इंडिया में टैक्स होगा। अगर गवर्नमेंट पे करती है किसी को भी तो वो इंडिया में टैक्स होगा। वहीं दूसरी ओर अगर कोई रेजिडेंट पे करता है तो भी वो इंडिया में टैक्स होगा, अगर वो सर्विस या रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस जो है, इंटरेस्ट जो है या पैसा जो है वो कहां यूज हुआ हो, इंडिया में यूज हुआ हो। ठीक है, चाहे वो मिला किसी को भी हो। सेम केस अगर नॉन रेजिडेंट पे करता है और वो चीजें इंडिया में यूज हो रही हैं तो भी वो इंडिया में क्या होगी सर, टैक्स होंगी। तो यहां पे ये जो उसने बात कही इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, मतलब ये है कि सर वो सर्विसेज या वो कहीं पे भी आप दो तो वो इंडिया में टैक्स होगी। सर ये बात गलत है, क्योंकि यहां पे ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट थी वो इंडिया में यूज होनी चाहिए, रॉयल्टी के लिए जो आपने यूज करा वो इंडिया में यूज होनी चाहिए, जो टेक्निकल सर्विस आपने दी है वो भी इंडिया में होनी चाहिए। तो टेरिटोरियल नेक्सस तो बन रहा है, टेरिटोरियल नेक्सस यानी टेरिटोरियल रिलेशन तो बन ही रहा है, टेरिटरी बन रही है सर, टेरिटरी डिफाइन कर दी गई है। मैंने आपको पिछली क्लास में इस पे स्टेटमेंट एक चार्ट भी बनवाया था, आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, याद है, एक बार देखना उसको। अब जरा पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है, किसको मिल रही है, नॉन रेजिडेंट को, बाय ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज टू बी टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये उसने बात कही। प्रोविजन की बात करते हैं सर, सेक्शन 5 का प्रोविजन है, वो कहता है टोटल इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंक्लूड इनकम जो कि रिसीव हो इंडिया में या डीम टू बी रिसीव हो, या फिर अक्रू हो इंडिया में या डीम टू बी अक्रू हो। अब कौन सी इनकम है सर जो अक्रू और डीम टू बी अक्रू है, तो सेक्शन 9 में ये बात लिखी हुई है कि ये फॉलोइंग इनकम है। सबसे पहले इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। समझिए जरा, द एक्ट प्रोवाइड दैट सच इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया इफ इट इज पेएबल बाय, कौन पे करेगा सर, गवर्नमेंट पे करेगी तो टैक्सेबल है हमेशा। फिर अगर कोई रेजिडेंट पे कर रहा है तो भी टैक्सेबल है, लेकिन वेयर इट इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया, यानी अगर रेजिडेंट पे कर रहा है और वो सारी चीजें कहां यूज हो रही है, इंडिया के बाहर, यानी रॉयल्टी जो है पे करी है उसका यूज कहां होगा, इंडिया के बाहर। इंटरेस्ट जो पे करा है, जो लोन अमाउंट है, कहां यूज हो रहा है, इंडिया के बाहर। टेक्निकल सर्विसेज अगर कोई है, कंप्यूटर ठीक करने गया, कैमरा ठीक करने चला गया, पंखा ठीक करने चला गया, एसी रिपेयर करना चला गया, और वो कहां रिपेयर कर रहा है, इंडिया से बाहर, तो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। फिर अगर कोई नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, समझो पेयर कौन है, नॉन रेजिडेंट, ठीक है, वेर इट इज पेबल फॉर बिजनेस और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, यानी कि वो पैसा कहां यूज होना चाहिए, इंडिया में। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, क्लैरिफाई दैट सच इनकम शैल बी टैक्सेबल वेदर और नॉट, टैक्सेबल होगी वेदर नॉट द नॉन रेजिडेंट हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि वो नॉन रेजिडेंट जिसको मिल रहा है वो इंडिया में रहता हो या ना रहता हो। द नॉन रेजिडेंट हैज रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया, मतलब या तो इंडिया में चाहे वो रहे या ना रहे, लेकिन वो सर्विसेज या वो यूज कहां हो रहे हैं, इंडिया में। तो अगर मैं इस फैक्ट को एनालाइज करता हूं तो स्टेटमेंट सजेस्ट दैट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट आर टैक्सेबल इन इंडिया विदाउट एनी टेरिटोरियल नेक्सेस, यानी कि वैसे तो उसका यहां पे इंडिया में रहना, यानी टेरिटोरियल नेक्सेस मतलब कि उसका रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, इंडिया में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सर्विसेज या वो सारी चीजें कहां होनी चाहिए, इंडिया में। तो ये वाला टेरिटोरियल नेक्सेस तो बनता है, यानी उसका रहना नहीं बनता, पर जो पैसा यूज हो रहा है वो इंडिया में यूज हो, ये नेक्सस, ये रिलेशन बनता है सर, टेरिटरी इंडिया में हो गई उस पैसे के लिए। हाउएवर आगे पढ़िए, सच इनकम इज डीम टू अक्रू और इंडिया ओनली व्हेन इट हैज कनेक्शन विद इंडिया, टेरिटोरियल आ गया नेक्सस, कि इंडिया से कनेक्शन होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने पे करा हो या रिलेटेड हो, बिजनेस सोर्स या इनकम कहां पे कमाई हो, इंडिया में कमाई हो, वो सर्विसेज इंडिया में दी गई हो, जो लोन की अमाउंट है वो इंडिया में यूज हो रही है, जो रॉयल्टी है जो यूज हो रहा है रॉयल्टी के लिए वो इंडिया में यूज हो रहा है। तो इफ द पेमेंट इज रिलेटेड टू बिजनेस और इनकम सोर्स आउटसाइड इंडिया देन सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल, यानी अगर आउटसाइड इंडिया हो गया तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो टेरिटोरियल नेक्सस तो आ गया ना सर, आपने टेरिटरी डिफाइन कर दी कि इंडिया में यूज होगा तो टैक्सेबल है, इंडिया के बाहर यूज होगा तो टैक्सेबल नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेरिटोरियल नेक्सस तो आ गया। अब आपको समझ आया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां दोनों बातें बतानी है। यहां पे मैंने ये बताया कि सर टेरिटोरियल नेक्सस जो है
टेरिटोरियल नेक्सस या रिलेशन, उसके रहने ना रहने से मतलब नहीं है, लेकिन इनकम जो है, जो अमाउंट जो है वो इंडिया में यूज हो रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ टेरिटोरियल नेक्सस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंस्टीट्यूट की बुक ने उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं करता है, लेकिन भाई करता है ना यार, लॉ में लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या होगा सर? द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट फुल्ली करेक्ट। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, लेकिन पूरी तरीके से सही भी नहीं है। ठीक है। अब सर ये तो अजीबोगरीब चीजें हैं सर, इसको कैसे लिखेंगे हम? आपको ये पूरा का पूरा एज इट इज अपनी कॉपी में लिखना है। एक बार लिखोगे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, और अपनी लैंग्वेज में फिर इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। कंक्लूजन की बात करें, although section 9 deems certain income like interest, royalty, fees for technical service accrue in India even if services are rendered outside India, taxation is still subject to conditions such as payer residence and place where the income is utilized, कि पे पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। therefore territorial nexus is not completely irrelevant, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ टेरिटोरियल नेक्सस तो हो गई होगा, एंड सच इनकम इज नॉट टैक्स इन इंडिया इन ऑल केसेस, यानी ऐसा नहीं है कि भाई हर केस में इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर वो पैसे इंडिया के बाहर यूज हो रहा है तो फिर वो टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। तो ये एक टेरिटोरियल नेक्सस यहां बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर हम, ठीक है, एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट इनकम टैक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। देखिए, तो ये कंडीशन हमें केस दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 केसेस दे रखे हैं। इसके बारे में पूछ रहा है कि इंडिया में टैक्स होगा या नहीं होगा। आइए हम बता देते हैं इंडिया में टैक्स होगा नहीं होगा। देखिए, सैलरी पेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन कौन है सर? मिस्टर जॉन है सिटीजन ऑफ इंडिया। सर नाम सुन के लग रहा है कि इंडिया का नहीं है, नहीं, जॉन नाम के भी इंडिया के, मेरे क्लाइंट भी है एक, उसका नाम भी जॉन है, वो भी इंडिया का है, हालांकि वो सेटल हो गया है थाईलैंड में, लेकिन नाम जॉन है। अच्छा, इंडिया का सिटीजन है, अच्छा, लेकिन वो सिटीजन इंडिया का है, सेटल हो गया थाईलैंड में, लेकिन उसने अभी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी है। तो भैया मिस्टर जॉन की बात कर रहे हैं। मिस्टर जॉन जो है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको तनख्वाह दे रही है। कितनी तनख्वाह दे रही है सर? 7 लाख रुपए। सीधी बात है सर, गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, इंडिया में टैक्स होगा। फॉर सर्विस रेंडेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये काम कहां कर रहा है सर? ये काम कर रहा है इंडिया से बाहर। इसका मतलब इंडिया के लिए काम कर रहा है, पर कहां कर रहा है? इंडिया से बाहर काम कर रहा है। इसका मतलब ये कहीं अम्बेसी में, अम्बेसी या फिर हाई कमीशन में कहीं पे काम कर रहा होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कंसीडरिंग दैट ही पेज टैक्स। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये बताओ, समझ आया कि भाई मिस्टर जॉन को 7 लाख रुपए तनख्वाह के मिल रहे हैं, तो सर ये 7 लाख रुपए तो टैक्स होंगे ही होंगे। ये 7 लाख रुपए में तो कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है, ये तो टैक्स होंगे होंगे। मिस्टर जॉन, सैलरी कहां से मिल रही है सर? एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट। काम कहां पे कर रहा है? सर्विसेज कहां दे रहा है सर? आउटसाइड इंडिया। माइंड इट, आउटसाइड इंडिया। क्योंकि सर आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, सर कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल, कोई भी हो, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, जनरली स्टेट का काम इंडिया से बाहर नहीं होता है, उसका काम स्टेट से बाहर भी ज्यादा नहीं होता, तो सेंट्रल ही होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर कोई, या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर कोई है जो कि अपनी सर्विसेज दे रहा है कहां पे? आउटसाइड इंडिया, और उसको तनख्वाह अगर मिल रही है, तनख्वाह तो मिलेगी गवर्नमेंट से, तो वो टैक्सेबल होगी इंडिया में। अब एक बात समझिए जरा, कि अगर इसको कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसको कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, सेकंड में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। कह रहा है कि भाई इसने लोन लिया था आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, जिसपे इसको ब्याज मिला है 5 लाख रुपए का, बाय अ नॉन रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस विद इन इंडिया। भाई बिजनेस कहां हो रहा है? इंडिया में। तो याद करो क्या था, कि भैया पेयर कोई भी हो, नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो पैसा कहां यूज हो रहा है? वो पैसा यूज हो रहा है सर इंडिया में, वो पैसा यूज हो रहा है इंडिया में। माइंड इट, वो पैसा इंडिया में भी किस लिए यूज होना चाहिए? ओनली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो वो जो ब्याज के पैसे हैं 5 लाख रुपए, वो डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगा। इसका मतलब ये इंडियन इनकम हो गई, और इसको हम क्या करेंगे सर? टैक्स करेंगे। इसको हम क्या करेंगे सर जी? टैक्स करेंगे। ठीक है,
पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट, ये तो भाई पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है इंडिया से, रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट एसएससी मिस्टर राम। ठीक है, रिसीव भी कहाँ हो रहा है, इंडिया में, मतलब उसका कोई एसएससी होगा। अच्छा, ये अलग अलग केसेस हैं, ये सारे अलग अलग केसेस हैं, एक के नहीं है, ये अलग अलग केसेस हैं रिसिपिएंट से ना। हाँ, तो सर पहले वाले में तो सैलरी टैक्सेबल है और बता देंगे कि अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं है। दूसरे वाले में ये टैक्सेबल है क्योंकि डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया है। तीसरे वाले में 19,000 रिसीव हो रहे हैं, किसको, रेजिडेंट एसएससी को, राम 46 साल का है। इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, रॉयल्टी, अब देखो ध्यान से, रॉयल्टी पेड बाय आर रेजिडेंट, पे कौन कौन रहा है, रेजिडेंट कर रहा है, किसको दे रहा है, नॉन रेजिडेंट को। तो हमें क्या देखना है सर, हमें पेयर देखना होता है, हमें रिसीवर नहीं देखना। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। अब मुझे बताओ, ये रॉयल्टी जो पे करी गई है, रॉयल्टी जो पे करी है किस लिए पे करी गई है, सर बिजनेस के लिए पे करी है, और ये बिजनेस कहां है, आउटसाइड इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में। अब मुझे बताओ, इंडिया से बाहर यूज हो रहा है, इंडिया से बाहर यूज हो रहा है, और उसके लिए रॉयल्टी पे करी जा रही है, क्या इंडियन इनकम, मतलब डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, नहीं सर, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया ये नहीं होगा, एक्सेप्शन था। भाई सीधी बात है ना, इंडिया में यूज होगा तो इंडिया का है, इंडिया से यूज नहीं हुआ तो इंडिया का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हो गई सर फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम हो गई। ठीक है, और फॉरेन इनकम किसको टैक्सेबल होती है, सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी। तो हम बता देंगे भैया वैसे तो ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसको टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी वाला है तो उसको टैक्सेबल हो जाएगी। लीगल चार्जेस है 5 लाख रुपए के, पेड इन दिल्ली टू अ लॉयर। अब देखो लीगल चार्जेस की बात कर रहा है, लीगल चार्जेस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, लॉयर की, ऑफ यूनाइटेड किंगडम, कहां पे करी है सर, दिल्ली में पे करी है। हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट केस। बताओ, जो टेक्निकल सर्विसेज के लिए पैसे पे करे गए हैं वो सर्विसेज कहां दी गई है, इंडिया में दी गई है, तो डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया है, तो इसलिए ये इंडियन इनकम हो गई और सबको टैक्सेबल हो जाएगी। आइए जरा, तो सबसे पहले 6,25,000 रुपए कहाँ आ गए सर, 6,25,000 रुपए। अच्छा, इसने यहाँ पे कुछ 115 बी एबीसी के पैसे कुछ कटे करे होंगे। तो सीधी बात है सर, कह रहा है कि भाई सेक्शन 9 के अंदर बता रहा है, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, याद रखना सिटीजन होना चाहिए, फॉर सर्विसेज रेंडेड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, देयरफॉर सैलरी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मिस्टर जॉन फॉर सर्विस रेंडेड आउटसाइड इंडिया वुड बी डीम टू अक्रू इन इंडिया। तो उसको जो 7 लाख रुपए मिल रहे थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे, हालांकि 75,000 रुपए की छूट मिलती है वो इस सेक्शन 115 BAC के अंदर न्यू रिजैम में, तो ये हमें पढ़ना है बाद में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह लिखूं तो पूरे 7 लाख रुपए क्या होंगे सर, उसके टैक्सेबल होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर जो अगले वाले केस में कह रहा था 5 लाख रुपए, किस चीज के थे सर, ये ब्याज के पैसे थे, ब्याज के पैसे थे। पेबल कौन पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है। ठीक है, ऑन मनी, हमें देखना पैसा कहां यूज हो रहा है, यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया, ये कहां यूज हुआ, इंडिया में। तो ये हो गया सर डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, इसलिए 5 लाख रुपए क्या हो गए सर, इंडिया में टैक्स हो जाएंगे, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट सेविंग, मैंने कहा था पोस्ट सेविंग पे 19,000 रुपए पूरे टैक्सेबल होंगे, हालांकि इसमें ATTTA की बात कर रहा है वो, ये रहा, इससे अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं कह रहा हूं पूरे 19,000 इंडिया में टैक्सेबल होंगे। क्यों, क्योंकि डीम, ये डीम क्या, ये तो अक्रू है इंडिया से, अराइज हो रहा है इंडिया से। ठीक है, अच्छा, टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर फॉरेन इनकम है, और वो अज्यूम करके चल रहा है कि हमारा ये कौन है, रेजिडेंट है, जो भी हमारा एसएससी है वो रेजिडेंट है। तो रॉयल्टी पेड बाय रेजिडेंट टू अ नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस, अच्छा ये मिला किसको है, नॉन रेजिडेंट को मिला है, तो ऑब्वियस बात है नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। कैरिड आउटसाइड इंडिया वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी जिसको मिला है नॉन रेजिडेंट उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट द सेम इज नॉट रिसीव इन इंडिया, एक तो इंडिया में रिसीव नहीं होना चाहिए, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड एज एन एक्सेप्शन टू बी डीम, यानी क्योंकि ये सर्विसेज, ये रॉयल्टी से जुड़ी हुई सर्विसेज कहां दी गई है, आउटसाइड इंडिया। क्लियर है, फिर दूसरे वाले केस में कह रहा है कि भाई लास्ट वाले केस में जो 5 लाख रुपए थे, ठीक है, लास्ट वाला केस कौन सा था सर हमारा, ये वाला, लीगल चार्जेस 5 लाख रुपए जो कि इंडिया में थे, तो सर डीम टू अक्रूज राइज इन इंडिया हो गया, नॉन रेजिडेंट को मिल रहा है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है,
एनी इनकम विच अक्रू और राइज इन इंडिया और विच इज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया और विच इज रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया इज टैक्सेबल इंडिया। अब वो लीगल चार्जेस जो है ये क्या है मेरे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड इन इंडिया, इंडिया में पे हो रहा है मतलब रिसीव भी इंडिया में कर लिया होगा। टू अ नॉन रेजिडेंट लॉयर ऑफ यूके हु विजिटेड इंडिया टू रिप्रेजेंट द केस, वो क्या है सर, टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में। क्लियर है? अब ये बातें जो है ना आपको खुद से अपनी लैंग्वेज में ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे, ठीक है? मुझे बताओ कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो चलो हमने ये वाले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब मुझे आपको पास्ट एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन कराने हैं जो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, ठीक है? चलिए तो आज करते हैं, आज एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जितना भी है सबका सब रिवाइज कर लीजिए, मैं लेक्चर आपके लेकर आता रहूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगा कि लेक्चर में डिले होगा या जैसे भी है। पर ये जो नोट्स हैं ये भी मैं आपको उसमें चिपका दूंगा लिंक में, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? चलिए तो पढ़ना ज़रूर, और अगले लेक्चर देखने से पहले पिछले लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आपको हाथों से करने हैं। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।